नमस्कार। आज हम ओवेरियन कैंसर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पल्लवी रेदू, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी। मैम, मुझे जानकारी लेनी है थोड़ी ओवेरियन कैंसर के बारे में कि ये कैसे होता है और ये कॉमन कितना है। अच्छा, ओवेरियन कैंसर एक्चुअली फीमेल्स में होता है। जो हमारे पास यूट्रस होता है उसके पास 2 ओवरी होती हैं जिसको अंडकोश कहते हैं हम। तो ये ओवेरियन कैंसर उससे ओरिजिनेट करता है। ये कैंसर पिछले 10 साल से अभी 2 गुना बढ़ गया है इंडिया में, तो इसकी तादाद बढ़ रही है। ऑल्दो ये इतना कॉमन नहीं है, ये जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर होता है, ये इतना कॉमन नहीं है। बट हाँ, इसके लिए इम्पॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये साइलेंट कैंसर कहते हैं इसको, क्योंकि जब तक ये पता पड़ता है तब तक हमारी स्टेज 3 या 4 हो जाती है। तो इसलिए इसकी अवेयरनेस ज़्यादा होनी चाहिए। ये 50 से 55 साल की उम्र से ज़्यादा महिलाओं में होता है यूजुअली। तो जितना एज बढ़ती है उनमें ये ज़्यादा पाया जाता है। मैम, क्या ओवेरियन कैंसर यंग एज में भी हो सकता है? हाँ, ओवेरियन कैंसर यंग एज में भी हो सकता है, बट मतलब 10% होता है जो कि यंग एज में होता है, वो 20 to 30 की एज में होता है। बट उसका टाइप ऑफ कैंसर डिफरेंट होता है, उसको हम जर्म सेल ट्यूमर कहते हैं। तो ये यंग एज में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओल्ड एज में ही होता है। जो ओल्ड एज में होता है जो कि कॉमन है उसको हम एपिथेलियल ओरिजिन कहते हैं। वो भी डिफरेंट प्रकार के होते हैं, जैसे कि सीरस हो गया, म्यूसिनस हो गया, क्लियर सेल हो गया, एंडोमेट्राइड, ये सारे टाइप्स ऑफ ओवेरियन कैंसर होते हैं। तो ये एपिथेलियल, ये लेटर स्टेज में होता है, लेटर एज में होता है। ओके मैम, इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? जो हमारा एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर जो सबसे कॉमन होता है उसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? उसके रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जो इनफर्टिलिटी की, जिन महिलाओं को इश्यूज होते हैं, जिनके बच्चे नहीं होते, या फिर जिनके कोई फैमिली हिस्ट्री रहती है। अब फैमिली हिस्ट्री 10% लोगों में जेनेटिक होता है, ये ज़्यादातर में ये स्पोरेडिक मतलब अपने आप से हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। 10% पेशेंट्स होते हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है, जैसे कि उनकी मदर में हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर, या फिर ओवेरियन कैंसर, या फिर सिस्टर में ओवेरियन कैंसर हो सकता है, उनमें ये पाया जाता है। और इसके कॉज ये होते हैं जो ओबीज फीमेल्स होती हैं या फिर एल्कोहलिज्म, दीज थिंग्स कैन लीड टू ओवेरियन कैंसर। ओके मैम, इसके थोड़े कुछ सिम्टम्स बताइए। हाँ, सिम्टम वाइज ये 2 सिम्टम्स में डिवाइड करेंगे हम। जब अर्ली स्टेज होता है जिसमें हम पकड़ नहीं पाते हैं, तो उसमें कैसे सिम्टम्स है? वेग से सिम्टम्स होते हैं इसमें गैस बनना। पेशेंट को क्या लगता है ये गैस है ना, हमेशा गैस बन रही है, तो वो क्या करेगा, दवाइयाँ लेते रहेंगे, ठीक है। तो ये 3-4 महीने से ऐसे ही उनको सिम्टम्स क्रॉनिकली रहेंगे। या फिर खाना खाती एकदम से जो पेट होता है भर जाता है, थोड़ा सा खाया, पेशेंट क्या बोलेगा, हमें थोड़ा सा खाया है, उसके बाद हमें पेट तना तना लगता है, पेट में हमें भूख नहीं लगती है, थोड़े खाने पे हमें फूलापन महसूस होता है, ये सिम्टम्स हैं। जैसे जैसे डिजीज़ बढ़ती है सिम्टम्स और आते हैं, उसमें प्रेशर के सिम्टम्स आने लगते हैं। प्रेशर सिम्टम्स मतलब जो हमारा ओवरी है ना, यूट्रस है, उसके पीछे हमारा रेक्टम होता है, और उसके यूट्रस के आगे जो होता है हमारा एक ब्लैडर होता है। तो जो ओवरी का कैंसर है, जैसे जैसे उसका साइज बढ़ता जाएगा तो वो इन सब चीज़ों को दबाने लगेगा। तो प्रेशर के सिम्टम्स कैसे आएंगे? बार बार यूरिन आना, बार बार पेशेंट को लगेगा कि यूरिन की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, नीचे की तरफ दर्द ज़्यादा होना, निचले हिस्से जो पेट का होता है उसमें दर्द रहेगा। चौथा चीज़ क्या हो सकता है कि जो आपका लैट्रिन के रास्ते में, लैट्रिन गए, थोड़ा सा करा, उसके बाद उनको बार बार अर्ज होएगा कि नहीं, पूरा कंप्लीटली इवैक्यूएट नहीं हुआ है, पूरा कंप्लीट से साफ नहीं हुआ है, हमें दोबारा जाने की ज़रूरत है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। और अगर डिजीज़ बढ़ती है तो पेट में पानी बनता है, जिसकी वजह से पेट फूलने लगता है। ये अपने शरीर जहाँ से ओरिजिन हुआ है, जैसे ओवरी से ओरिजिन हुआ, वहाँ से छोड़ के किसी और अंग में चला गया, जैसे लीवर में चला गया, लीवर में ज़्यादा बन गया, तो हमारे जॉन्डिस हो सकता है। या फिर हमारे पानी जो होता है फेफड़ों में जमा होने लग जाए तो सांस लेने में दिक्कत, ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। मैम, इसका क्या स्क्रीनिंग टेस्ट भी होता है? अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होता है, इसीलिए एक यही कारण है जिसकी वजह से हमारा लेटर स्टेज में ही पकड़ में आता है। क्योंकि क्या होता है, पेट में बहुत जगह है ना, पेट एक तरह से आंतें होती हैं, आंतों को पुश करता रहता है वो जो ट्यूमर है,
तो जब तक एक कंसिडरेबल साइज नहीं होता, जितना वो प्रेशर के सिम्टम्स ही बने, तब तक हमें पता नहीं चलता है। और हम क्या इग्नोर कर देते हैं। यूजुअली हमारी क्या होती है, गैस की है, चलो कोई पेंटोप्रेजोल ले लिया, गैस की कोई और दवाई दे दी, ठीक, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है उसके लिए वो जाके हम कुछ और लोकल थेरेपीज ले लेते हैं। तो इसलिए ये मिस हो जाता है। जब भी हमें ऐसा लगता है कि क्रॉनिकली हमें ऐसे कोई सिम्टम्स हो रहे हैं, महीने में 12 बार, अगर 12 बार से ज़्यादा आपको ऐसे ही सिम्टम्स हो रहे हैं, तो आपको एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। कोई भी स्पेशलिस्ट, स्पेशली गायनेकोलॉजिस्ट को एक बार ज़रूर दिखाना चाहिए कि मुझे ये सिम्टम्स हो रहे हैं, मुझे बार बार पेशाब आ रहा है, गैस ज़्यादा बन रही है, थोड़ा सा ये खाते हमें पेट फूलने लग रहा है, तो ये सिम्टम्स में जाना चाहिए। मैम, ओवेरियन कैंसर के डायग्नोज कैसे होते हैं? डायग्नोसिस के लिए सबसे मेन चीज़ है ये, जैसे कि मैंने आपको बोला, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में होता है। तो पोस्ट मेनोपॉजल वो हैं जिनके महीने बंद हो गए हैं, ठीक है। तो उनमें अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तो दो चीज़ें हम सबसे पहले करना चाहेंगे। हम पहले अल्ट्रासाउंड करते हैं और एक ब्लड टेस्ट होता है CA-125। ये कॉमन, जो हमारा जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्यूमर होता है उसके लिए रहता है, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड में हमें दिखाई देता है कि जो ओवरी है उसका साइज़ बड़ा हो गया है, उस पर कोई हमें गांठ महसूस हो रही है, कोई मास है दिखाई दे सकता है, उसका आर्किटेक्चर चेंज हो जाता है। आर्किटेक्चर मतलब उसकी बनावट चेंज हो जाती है। तो अल्ट्रासाउंड में हमें आशंका पता पड़ जाती है कि ये आशंका है कैंसर की हो सकती है, ठीक है। CA-125 एक ट्यूमर मार्कर है जो कि ब्लड के द्वारा हमें पता चलता है। तो जैसे एपिथेलियल ट्यूमर्स होते हैं, सीरस टाइप के जो होते हैं, इनमें ये CA-125 बढ़ जाता है। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू हमारी 35 के अराउंड होती है। अगर ये ज़्यादा बढ़ता है, 35 से ज़्यादा है, तो मान लीजिए 300-400 हो गया है, तो लाइकली है कि ये कैंसर हो सकता है, साथ में अगर गांठ है तो ये रहता है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है, हम इस चीज़ की कंफर्मेशन करते हैं CT स्कैन से या फिर MRI से। उससे हमें पता चलता है कि ये ओवरी तक ही सीमित है या कहीं और चला गया है या फिर फेफड़े से फेफड़ों में चला गया है। ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। एक बार जैसे डायग्नोसिस बनाने के लिए क्या करते हैं, बाकी कैंसरों में बायोप्सी होती है, राइट। इसमें अगर ओवरी तक लिमिटेड रहता है ट्यूमर तो हम बायोप्सी नहीं करते हैं, ठीक है। इसको सर्जिकली ओपन किया जाता है, जो सर्जिकल स्टेजिंग कहा जाता है। इसको फिर सर्जिकली निकाला जाता है ट्यूमर को, ठीक है। बट अगर हमें लग रहा है पहले ही स्कैन में कि ये फेफड़ों में चला गया या फिर बाहर की तरफ चला गया, जिसमें अपफ्रंट हम सर्जरी नहीं कर सकते, तब हम एक बायोप्सी लेते हैं। तो ऐसे हमारा डायग्नोसिस बनता है इसका। मैम, ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होते हैं इसमें? ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे 2 तरह में डिवाइड कर देते हैं हम। स्टेज होता है 1 to 4, हमें पता है, ठीक है। तो स्टेज 1 अर्ली होता है, स्टेज 1 और 2। एडवांस स्टेज होता है 3 और 4। 70% अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टेज 3 और 4 में ही मिलते हैं। स्टेज 1 में जो मिलता है या फिर स्टेज 2 में होता है, हमारी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी होती है। लगभग 90 to 95% हमारा सर्वाइवल रेट होता है उसमें, ठीक है। तो स्टेज 1 में हमारा अपफ्रंट हम सर्जरी करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कीमोथेरेपी का ऑप्शन होता है। तो 3 से 6 साइकिल डिपेंडिंग ऑन क्या है स्टेज, उसमें भी स्टेज में भी 1 में भी डिवाइडेड होता है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट हमारे कीमोथेरेपी देते हैं। तो कीमोथेरेपी के भी 2 कीमोथेरेपी कॉमनली यूज़ होते हैं, जैसे पैक्लीटेक्सेल हो गया और कार्बोप्लाटिन, ये 2 दवाइयाँ यूज़ होती हैं। अब एडवांस स्टेज में है, तो एडवांस स्टेज में सर्जरी पहले, डायरेक्ट पहले भी हो सकती है। 3rd स्टेज में हमने सर्जरी कर दी, उसके बाद कीमो दे, या फिर कीमो दे उसके बाद सर्जरी दे। ये डिपेंडिंग ऑन, हम देखते हैं स्कैन में कितनी बीमारी हम अपफ्रंट एक साथ निकाल सकते हैं या नहीं, ये उसके आधार पर डिपेंड करता है। तो कीमो कितनी रहेंगी, वो 6, पैक्लीटेक्सेल, कार्बोप्लाटिन, वही हम देते हैं, ठीक है। मैम, आजकल काफ़ी एडवांसमेंट आ गई है मेडिकल फील्ड में, तो क्या ओवेरियन कैंसर ट्रीटमेंट में भी एडवांसमेंट आई है? हाँ, ओवेरियन कैंसर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारा स्टेज 4 हो गया, 3 हो गया, इस पर वापस आने के चांसेस रहते हैं। तो उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए अभी आजकल बहुत सारे आ गए हैं, जैसे एक टारगेटेड थेरेपीज़ जो हम बोलते हैं वो सब आ गए हैं। बेवासीजुमाब हो गया, ठीक है। एक पार्प इनहिबिटर्स करके होता है, ये स्पेसिफिकली उनमें दिया जाता है जिनमें कोई जेनेटिक जीन म्यूटेशन हमें पाई जाती है। तो आजकल न्यूअर एडवांसेस आ गए हैं, कुछ जीन्स के टेस्टिंग हो गए, NGS होता है, इन पे हमें टेस्टिंग करने पे हमें पता चलता है कि कौन से जेनेटिक
जो जीन हमारे म्यूटेटेड हैं उसके आधार पर हम ये पार्प इनहिबिटर्स दे सकते हैं या नहीं। तो ऐसे काफ़ी सारे एडवांसेस आ गए। आजकल न्यूअर ट्रायल्स भी चल रहे हैं जिनमें हमारा इम्यूनोथेरेपी भी ट्राई किया जा रहा है, जो कि ओवरी में। ठीक है मैम, अगर घर में किसी को ओवेरियन कैंसर है तो क्या उनके बच्चों को भी ये होने के रिस्क होते हैं? हाँ, ओवेरियन कैंसर अगर किसी में है और जेनेटिकली इनके BRCA1 या BRCA2 म्यूटेशन प्रेजेंट है ना, तो जो कि ब्लड सैंपल्स में मिलते हैं, अगर ये म्यूटेशन प्रेजेंट है तो हाँ उनमें रिस्क रहता है। प्लस अगर किसी के फैमिली हिस्ट्री में ऐसा है कि जो ब्रेस्ट कैंसर लेस देन 50 ईयर्स में किसी को हुआ है, मान लीजिए किसी की मदर को ब्रेस्ट कैंसर 40 ईयर्स में हुआ है, तो भी रिस्क होता है। तो इसके लिए जेनेटिक काउंसलिंग होती है, ठीक है। इसके कुछ और बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, और इसमें स्क्रीनिंग कह के जो हम करते हैं, हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं 35 ईयर्स पे। हम इनके लिए रिस्क रिडक्शन सर्जरी कहते हैं, दोनों ओवरी हम निकाल सकते हैं। तो ये सब ऑप्शंस रहते हैं, हम वो कर सकते हैं। आशा करते हैं हमारे इस टॉक सेशन से हमारे व्यूवर्स को काफ़ी लाभदायक जानकारी मिली होगी। सो थैंक यू मैम। थैंक यू। नमस्कार।